making some expenditure on that material to make or upgrade it as like product or as like suitable for the next department which is in the chain. कोई भी चीज़ है, जैसे हम लोगों के लिए कोई कपड़ा है, तो अब कपड़ा बनने में प्रोसेस है, कहीं धागा बनेगा, कहीं उसका फिर कुछ और होगा। तो एक डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि उसके पास जितना है उसको वो फर्दर प्रोसेस करके मेक इट्स यूजेबिलिटी फॉर द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। एंड ऑल दिस वर्क, द प्रोसेसिंग वर्क कंसिडर सम कॉस्ट, क्योंकि वहाँ कोई ट्रेडिंग हो नहीं रही है बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, देन दिस कॉस्ट इज गोइंग टू बी एडेड। इससे उसकी वैल्यूएशन बढ़ती चली जाती है। ये आप देखते हो तो वो बोलता है कि दैट इज़ वाई द डिपार्टमेंट ए ट्रांसफर्ड इज गुड्स टू डिपार्टमेंट बी at 15% above rate, or department B transferred to department C at 10% above cost। मीन्स इन्होंने अपने वो सारे खर्चे डाल लिए सेकेंडरी, क्योंकि अगर अब आप नाउ यू आर गोइंग टू मेक द value of departments or you are going to gauge the efficiency of the various departments by their performing standards। तो उन्होंने ये तो बता दिया कि हम इतनी तेज काम कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं और ये सारा कर रहे हैं। तो एक नोशनल, याद रखिएगा नोशनल वर्ड, मतलब एक नोशनल प्रॉफिट दे हैव टू डिराइव। भाई किसी ने बड़ा अच्छा काम किया, तो ये कैसे देखेंगे आप? क्योंकि अल्टीमेट यू विल फाइंड द रिजल्ट एट द एंड, कि जो आपका लास्ट डिपार्टमेंट है विच इज गोइंग टू सेल, या जहां पर फिनिश प्रोडक्ट आ रहा है, वो जब बेचेगा देन यू गेट द रियल टर्म्स ऑफ रिटर्न इन द टर्म ऑफ रेवेन्यू। बट ये जो हर एक ने अलग अलग काम किया, हर एक की सबकी अलग अलग अकाउंटिंग बना रहे हो, देन हाउ यू आर एबल टू मैच सच परफॉर्मेंस इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यूज। अब आपको उसके दाम पता चल गया कि खरीद कितने की है, प्रोसेसिंग के दाम पता चल गए। अब आप ये कैसे जानोगे कि इस डिपार्टमेंट की प्रोडक्टिविटी कितनी है इन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू? आप ये तो जान गए कि इन्होंने जो है वो इस काम को इतने घंटे में कर दिया, इन्होंने इस काम को इतने घंटे में कर दिया, दैट इज द एफिशिएंसी रिगार्डिंग द वर्क। बट व्हेन यू आर मेकिंग मोर मीनिंगफुल by gauging or by measuring such effectiveness in the terms of revenue, because the revenue is the ultimate source, आखिरी में जाके बिल्कुल वो at the end it is going to be generated। That is why this GP ratio, means the ratio against sales of profit, is generally applied in the output or the cost value of each department। क्या डिपार्टमेंट ने जो ये बनाया, अगर हम ये मान लें कि ये जीपी रेशियो कंसर्न का है, भले सेल्स डिपार्टमेंट उसको मैटेरियलाइज कर पा रहा है, बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा, भले उसको सेल्स डिपार्टमेंट मैटेरियलाइज कर पा रहा है, लेकिन वहां तक पहुंचने में हर डिपार्टमेंट का अपना योगदान है। तो ये जो जीपी रेशियो है वो हर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में इसी प्रोसेस से अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, देन यू कैन मैनेज द प्रॉफिट return of such departments, what they are consuming in the terms of revenue regarding raw material, regarding labor and other expenditures। और उसके केस में जब आप प्रॉफिट का रेशियो अप्लाई कर दोगे, देन यू आर एबल टू नो व्हाट प्रोडक्टिविटी इन द टर्म्स ऑफ रिटर्न दे आर प्रोड्यूसिंग। इतनी बात समझ आ गई? तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इज द डिस्कशन विच इज मेड regarding the productivity in the terms of revenue is clear? ओके तो हम लोगों ने जो पिछली क्लास थी उसमें जीपी रेशियो तक इस क्वेश्चन का ढूंढ लिया था। नाउ पुट योर दैट क्वेश्चन इन फ्रंट एंड द सॉल्यूशंस व्हिच यू हैव मेड। इन द प्रीवियस सेशन वी हैव रीच अप टू द ट्रेडिंग अकाउंट, उसको फाइनलाइज कर लिया था। इन दिस सेशन वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स द पी एंड एल। अब पी एंड एल की ओर हम लोग चलते हैं। नाउ ट्रांसफर दिस जीपी बैलेंसेस एज द बीडी, उसको राइट हैंड साइड में ले आइए। साथ साथ करते चलिए बेटा सारे लोग, ठीक? उसको राइट हैंड साइड में ले आइए। जब आप उसको राइट हैंड साइड में ले आएंगे, नाउ पोस्ट द एक्सपेंडिचर्स। आपको उसने अकाउंटी बनाने के लिए तो बोला ना एट द लास्ट कि प्रिपेयर द डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड पी एंड एल।
Now post the expenses of the various departments. तब जल्दी से हम लोग देखते हैं क्या क्या एक्सपेंसेस हैं। तो हम लोग वहां से लाइन को पिकअप करेंगे कि अदर एक्सपेंसेस आर सैलरीज, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, रेंट, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। सम वैल्यूज आर गिवन। फिर बोलता है एलोकेट दीज एक्सपेंसेस इन द रेशियो ऑफ द डिपार्टमेंटल ग्रॉस प्रॉफिट, कि इन एक्सपेंसेस को जीपी रेशियो के अगेंस्ट में आप पोस्ट कर दीजिए। नाउ द जीपी इज विद यू। ये पिछली क्लास का हमारा आउटपुट है 6000, 3000 एंड 3000। सो द जीपी रेशियो इज 2:1:1। प्लीज नोट डाउन, जीपी रेशियो आपने निकाल ही लिया होगा। ओके, देन now we start the just posting. If you start the posting, the first allocation of salaries, what will it in the terms of GP ratio? कोशिश करिए सारे लोग अलग अलग बताएं, बड़ी आसान है बेटा यहाँ तक सारी बात। अगर आपको ये बात समझ आ गई है, क्वेश्चन बोलता है कि जीपी रेशियो के टर्म्स में बाकी खर्चों को बांट दो डिपार्टमेंट्स के मत्थे पे। तो सबसे पहला जो खर्चा मत्था मारे जाना है means is going to be allocate, that is the salaries. So what is the ratio? The GP ratio is 2:1:1, because the GP which we have already calculated in the next session was the 6000, 3000 and 3000. Now the salaries is rupees 2000. So what is the allocation of these 2000 against department A, B and C? कुछ किया है बच्चों घर जाके? बहुत लंबा गैप भी मिला था आपको। सर 1500 and 500। करेक्ट। तो अगर ये बात, हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक। तो और भी लोग जुड़े रहिए और इसको करते रहिए। तो अब आपने अगर सैलरीज को बांट लिया है तो बाकी चीजें भी इसी ढंग से बढ़ जाएंगी। ऑल द थिंग्स, all the other expenses are going to be treated as such same as salaries. उनको भी उसी तरीके से बांटते चले जाइए फटाफट। नाउ द प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसको बांट दीजिए 500 एंड 250 एंड 250 में। उन्हीं कॉलम्स को आपको आगे बढ़ा देना है। पहले आपने सैलरीज लिखी और उसको बांट दिया, फिर इसके बाद आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखी और उसको बांट दिया। अगला खर्चा हम लोग देख लेते हैं, दैट इज द रेंट। अब रेंट को बांट दीजिए फटाक से। रेंट बटेगा 3000, 1500 एंड 1500। अगला देख लेते हैं हम लोग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 2000, 1000, 1000 और उसके बाद है आपका डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन 1500 एंड 750 एंड 750। ये सारी आपकी पोस्टिंग हो गई। हो गई यहां तक सारी। नाउ टेल मी कि इसमें व्हाट इज द बैलेंस ऑफ द नेट, नाउ नेट प्रॉफिट और द नेट लॉस। इज देयर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एंड व्हाट इज इट्स बैलेंसेस? अब आपने सारा काम कर लिया, जीपी लिख लिया और उसके बाद सारे खर्चे डाल दिए, तो पी एंड एल का काम खत्म हो गया। तो पी एंड एल का अल्टीमेट बैलेंस आपको बताना है फाइनल, कि क्या इसमें नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है। लॉस, ओके। ये डिपार्टमेंट ए का है, डिपार्टमेंट बी का है, डिपार्टमेंट सी का है। ठीक है, इन फिगर्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। जो भी फिगर आपको इस चैट में दिखाई दी, दोज आर द करेक्ट फिगर्स। ठीक, व्हेन यू मेक द फाइनल balancing of P&L, you will find there is a net loss
which is 2000, 1000 and 1000 respectively for the department A, B and C. यहाँ तक का आपका काम हो गया, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई क्योंकि ये पिछले क्वेश्चंस में भी आप कर चुके थे। थोड़ी इस वाले में आपको शुरुआत में हल्की सी एक्सरसाइज हमारे साथ करनी पड़ गई इंटरनल ट्रांसफर्स को फाइंड आउट करने के लिए, और फिर जीपी रेशियो के हिसाब से चीज़ों को बांटने के हिसाब से करनी पड़ी। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे की लाइन को ज़रा आप ध्यान से पढ़ें। वो बोलता है कि द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये तो आपने जो भी नेट लॉस और जो भी आपने जो है ढूंढ लिया, नो इशू। बोलता था अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन द डिपार्टमेंट स्टॉक्स आर 1000 फॉर बी एंड 2000 फॉर द डिपार्टमेंट सी। अब ये जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है ये क्या चीज है? ये क्या चीज हो गई? ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बोल रहा है भाई, ये तो इसने अब झगड़ा खड़ा कर दिया कि ये जो प्रॉफिट है इसमें से कुछ ये अनरियलाइज्ड रह गया है, मतलब ये रियलाइज्ड ही नहीं हुआ है। आर यू गेटिंग what he wants to or try to say with you? कि डिपार्टमेंट बी और सी में कि ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पड़ा हुआ है। अनरियलाइज्ड का मतलब है कि ये प्रॉफिट रियलाइज नहीं हो पाया है। अब रियलाइज नहीं हो पाया है मतलब क्या हुआ? इसका वर्कआउट नहीं है ये। तब हम लोग जल्द से देखते हैं कि रियल टर्म्स में प्रॉफिट कहाँ पर है। और आपको ध्यान देना, ये तो आपने बना लिया एक सिस्टम, क्योंकि जो डिपार्टमेंट, इसने डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट ए की ही बात की है आपसे, सॉरी सी की बात की है, ए की बात नहीं की आपसे। अगर आपको मेरा पहला वाला डिस्कशन याद है विच इज एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास, उसमें मैंने क्या बोला था? हर एक डिपार्टमेंट की अपनी कुछ खर्चे वर्चे जोड़ के उसके अपने कुछ प्रॉफिट्स, मीन्स द स्टॉक ट्रांसफर मीन्स विच इज द इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। ये जो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर आ रहा है इसका क्या हिस्सा है किसी डिपार्टमेंट के स्टॉक में? क्योंकि इसके ऊपर तो ऑलरेडी पीछे से कुछ एक्सपेंसेस और प्रॉफिट्स लग के आ रहे हैं जो कि पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट के नहीं है, जिस डिपार्टमेंट का ये क्लोजिंग स्टॉक बन गया। आर यू गेटिंग? डिपार्टमेंट बी का इन रियल जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसमें तो मैं मानता हूं कि उसमें जो सारे खर्चे जुड़ रहे हैं वो सारे ठीक है, लेकिन जो उसको ए से मिल रहा है, तो ए से मिलने वाले स्टॉक में ए ने भी तो अपने खर्चे सारे उसमें डाले हुए हैं, तब तो वो स्टॉक बना है। तो क्या ए के खर्चों को, आप बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि ए के खर्चे के कारण ये स्टॉक क्रिएट हुआ है। आप फिगर उठा के देखो ना कि ए का डायरेक्ट स्टॉक कितना था, फिर मटेरियल कंजम्पशन कितना था, तो ये जो और बढ़ गए वेजेस और ये सब जो ये खर्चे मिले, इनसे तो उसकी क्लोजिंग स्टॉक तैयार हुई ना, और इसमें से उसने 18,000 दे दिए बी को। मतलब ये ए के जो एक्सपेंसेस है वो भी इसमें शामिल है इस 18,000 में जो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हुआ। और अब जब मैंने इसकी फाइनल अकाउंटिंग की तो पूरा का पूरा उठा के ले लिया उसने, बी के क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा बना लिया, और बनता भी है। तो जैसे मैंने इसको बनाया, इज देयर इज क्लियर जस्टिफिकेशन अबाउट द प्रॉफिट कैलकुलेशन रिगार्डिंग बी? नो, क्योंकि इसमें तो ए के खर्चे भी शामिल होके चले आए, तो उनको या उस हिस्से को तो हमें अलग करना चाहिए। अगर वो हिस्सा हम अलग कर पाएंगे तब तो हम बेहतर जान पाएंगे कि बी का प्रॉफिट कितना है। सेम विद द सी, उसने आपको ए का कुछ नहीं बताया, इसीलिए नहीं बताया है कि ए में झगड़ा ही नहीं है, कि ए से तो काम स्टार्ट हो रहा है। ए के जो अपने भी एक्सपेंसेस या अपलोडिंग इन द मटीरियल्स, अपलोडिंग इन द स्टॉक, वो नेसेसरी है और रियल है। But the stock received by the B or the stock received by the C,
पहले बी की बात कर लेते थे, बट द स्टॉक रिसीव्ड बाय द बी में जो ए का हिस्सा आ गया दैट इज विद द लोडिंग कॉस्ट ऑफ ए, एंड इन द केस ऑफ द सी जो इंटरनल डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का हिस्सा आया दैट इज द लोडिंग ऑफ expenses of department B as well as the loading of department A। बात समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि C के पास अब जो इंटरनल ट्रांसफर आया है तो उसमें जो स्टॉक है वो B ने तो अपने खर्चे अपलोड किए ही किए हैं, साथ ही साथ B को जो इंटरनल ट्रांसफर A से मिला होगा उसका भी कुछ बचा हुआ है, तो उसमें A का हिस्सा भी शामिल है खर्चों का। तो C के पास जो आ रहा है उसमें तो डबल लोडिंग है। And when we are calculating the profits, is it justified to say that the profit or the loss of department B and C is this? No, it is not correct। अगर आप डिपार्टमेंट वाइज कर रहे हो तो कंपनी वाइज तो हो सकता है कि एक ही कंपनी के ये सारे डिपार्टमेंट है, उसकी अपनी चेन है, मैं ये देखता चला जाऊं एज कंपनी, इसी अकाउंट्स को आप कंसोलिडेट कर दो और ऊपर कंपनी का नाम डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक कंपनी की प्रोसेसिंग में कुछ भी कभी भी स्टॉक है, सारे खर्चे आप डालते चले जाओ और एंड पे बता दो इतने का बिका, ये प्रॉफिट है, कोई झगड़ा नहीं। अब तो आपने डिपार्टमेंट वाइज एफिशिएंसी टेस्ट करने के लिए ये सारे काम किए डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के, तब आपका ये भी फर्ज बन जाता है कि ये जो इंटरनल डिपार्टमेंट से वो हिस्से आ गए हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट के स्टॉक के हैं उनको ढूंढा जाए और उन पर उनके वैल्यूएशन को कम किया जाए, और जैसे ही ये वैल्यूएशन कम होगा वो लोडिंग कम की जाएगी। ध्यान से सुनते जाइएगा, वो लोडिंग कम की जाएगी जो दूसरे डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस के कारण क्रिएट हुई है। यू विल फाइंड द प्रॉफिट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट बी एंड सी ये बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। चलिए देखते हैं हम लोग, ये बात समझ आ गई तब आगे बढ़े हम लोग। इज दिस डिस्कशन इज क्लियर? क्योंकि अगर ये डिस्कशन क्लियर नहीं हुआ होगा then whatever the thing further I am going to told you in the terms of the numerical और calculation वो क्लियर नहीं होगी। कोई और भी रिस्पॉन्स कर दे, इज दिस थिंग इज क्लियर विच वी हैव डिस्कस्ड? ओके, तो अगर ये बातें क्लियर हो गई हैं तब हम लोग धीरे से आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले, क्योंकि ये सारा झगड़ा हुआ कहाँ होगा, ये सारा झगड़ा कहाँ है, हमको कहाँ मिलेगा ये स्टॉक में। भाई जो भी ट्रांसफर होके आया, यूज हुआ, जो बचा रह गया है इसको तो हमने डाल लिया है क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक में आपकी फिगर बढ़ा दी, एंड सच क्लोजिंग स्टॉक गिव यू द रिजल्ट एज लाइक प्रॉफिट और द लॉस। ये जो क्लोजिंग स्टॉक आपका है, अब इसमें आपका सारा झगड़ा है कि आप ढूंढे कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का हिस्सा कितना है और उसको कैसे ट्रीट करना है। आप अपनी भाषा में आसानी से लिख दीजिए, मेरी कोशिश है कि बहुत आसानी से आपको सब कुछ समझा दिया जाए। ज़्यादा टफ टर्म्स मैं इसीलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ कि थिंग्स गेट टू बी अंडरस्टैंडेड। तब तो आप सारे लोग सब कुछ कर ही लोगे बाद में। तो ये झगड़ा कहाँ पे आके खड़ा हुआ होगा? इन द क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द डिपार्टमेंट बी एज पर द क्वेश्चन इज 14,000। साथ साथ देखते जाइए और नोट करते जाइए। अब इस 14,000 में ही वो हिस्सा है जो ए से आया है, जो बचा रह गया है हमारे पास, वो 14,000 का स्टॉक है ना, उसी में वो हिस्सा भी शामिल है कि जो ए से आया है। तो ए से मुझे क्या मिला है बताइए? वैल्यू ऑफ इनवर्ड ट्रांसफर 18,000। अभी जो 18,000 है ये कहाँ से आया, क्या क्या खर्चे डाले गए हैं इसमें? इस 18,000 में क्या क्या खर्चे डाले हैं आपने डिपार्टमेंट बी ने? इनको हटाओ पहले तो जल्दी से, इस ये रेशियो ढूंढो। आपने डाले 12,000 रुपये मटेरियल कंज्यूम के, पिछला किया हुआ क्वेश्चन जल्दी से देखते जाइए। ट्रेडिंग अकाउंट को डिस्कस कर रहा हूँ मैं डिपार्टमेंट बी का। तो डिपार्टमेंट बी में आपने डिपार्टमेंटल कॉस्ट कितनी है आपकी डिपार्टमेंट बी की? डिपार्टमेंट बी की डिपार्टमेंटल कॉस्ट में एक कॉस्ट है 12,000 रुपये विच इज़ मटेरियल कंज्यूम, दूसरी कॉस्ट है वेजेस
विच इज़ 10,000। तीसरी इंटरनल ट्रांसफ़र जो कि 18,000। ठीक, इतना ही तो डिपार्टमेंटल कॉस्ट है आपकी। बाकी तो आपका ओपनिंग स्टॉक था शुरुआत का। तो ये जो डिपार्टमेंट कॉस्ट है इससे आप डिवाइड कर दीजिए। इट इज़ गोइंग टू बी द डिनोमिनेटर। किसका डिनोमिनेटर? 18,000 का, जो इंटरनल ट्रांसफ़र है। ये जो आपको इंटरनल ट्रांसफ़र मिल के आया, इसमें जो पूरा खर्चा आपने किया वो रेशियो आप निकाल लीजिए। 18,000 डिवाइडेड बाई 40,000, 18,000 डिवाइडेड बाई 40,000, ये रेशियो आपको मिल गया। अब आपके पास स्टॉक टोटल बचा कितना रह गया है? 14,000। तो इस 14,000 को मैं इस रेशियो को आप मल्टीप्लाई करा दूं। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? क्लोज स्टॉक ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए which is included in the closing stock of department B। यहां तक की बात क्लियर है? यहां Yes, तक की sir. बात क्लियर है? ओके। 14,000 नो। ओके। कितना स्टॉक था हमारा डिपार्टमेंट बी का? 14,000। फिर से चलते हैं आगे। इस 14,000 में जो स्टॉक बेटा बनता किससे है आखिरी में? जो हमारा सारा बचा रह जाता है। अब आप देखो डिपार्टमेंट बी की रियल फिगर क्या है। डिपार्टमेंट बी का अपना क्या है इसमें, जो शुरुआत में था जिसपे कोई डिपार्टमेंटल कॉस्ट नहीं आई है, वो केवल 4,000 रुपए हैं कि जो स्टॉक वॉज द ओपनिंग। बाकी तो आपने साल में खुद खर्च किए ना अपने ऊपर, तो उन खर्चों को आप जोड़ लो। द मटेरियल कंज्यूम्ड, द वेजेस एंड द इंटरनल ट्रांसफर यू गेट। यही तीन तो आपने सारे खर्चे किए। तो ये जब आपने सारे खर्चे किए विच इज 40,000। अब ये जो 40,000 आपका टोटल यूजेबिलिटी और द एक्सपेंसेस ऑफ द डिपार्टमेंट बी है, अब जो मटेरियल आपको मिला ए से वो कितना था? वो था 18,000। जब आप इस पूरे से इसको डिवाइड कर दोगे 18,000 को, तो आपको क्या फिगर मिल जाएगी कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक मेरा बचा रह गया है, अब आप इसको 14,000 से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने वाले हो ना। जैसे हम ये बोले कि आपके पास ए बी सी तीन तरीके का खर्चे, इनका जोड़ लगा दो। यस, लगा दिया सर। Now A is the numerator and the total of A, B, C is the denominator. Means what you trying to find? You are trying to find the expenses or the ratio of A against the total। बात समझ आती जा रही है? जैसे बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बात हम कर रहे हैं। अब आपने ये जान लिया कि A का क्या रेशियो है, A के ऊपर क्या, ये आपने जान लिया टोटल खर्चों, टोटल डिपार्टमेंटल कॉस्ट में। ये टोटल डिपार्टमेंटल कॉस्ट में आपने वो रेशियो जान लिया कि जो ए से ट्रांसफर हो रहा है तो उस पर क्या हो रहा है मेरा। और हमारे पास टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना बच रहा है? 14,000। तो अगर हम उसमें ये रेशियो अप्लाई कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि क्लोजिंग स्टॉक में ए कितना हिस्सा हो सकता है। आप समझ आ रही है आपको? मेरे जो डिपार्टमेंटल के टोटल कॉस्ट हैं सारे डिपार्टमेंट के, वो है 40। इसके अगेंस्ट में मुझे ए से जो सामान मिला था वो मैंने अगर न्यूमरेटर बना दिया तो मुझे ये पता चल गया कि ये एक रेशियो है कि जो ए से सामान मिलने पर मुझे खर्च होता है। अब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है 14,000। तो इस रेशियो को जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये वो ए वाला हिस्सा है जो क्लोजिंग स्टॉक की तरह बचा रह गया है, बाकी तो यूज हो गया है। नाउ यू आर गेटिंग? यस। सारे लोग बेटा जुड़े रहना और ध्यान दिए रहना, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आएगा तो फिर आपको रटना पड़ जाएगा, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। और रटी हुई चीज थोड़े दिन के बाद गायब हो जाती है। आप खुद दिमाग पे जोर डाल लीजिए। पीछे जो भी आपने रट रट के काम किए होंगे इन द 10th 11th 12th, जो भी अकाउंट बैकग्राउंड के, किसी बैकग्राउंड के, उसमें से आधी चीजें गायब हो गई। समझने की कोशिश करिए और बाद में इसकी प्रैक्टिस करिए, तो ये आपके दिमाग में
फाइनली एस्टेब्लिश हो जाएंगे। नाउ यू हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन द डिपार्टमेंट बीज स्टॉक, द शेयर ऑफ डिपार्टमेंट ए। ये जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा रह गया है 14,000 का, इसमें से ए वाला हिस्सा कितना है? ए ने भले हमें 18,000 ट्रांसफर किए थे, लेकिन ए में से कई सारे बन के बेटा आगे भी तो चले गए होंगे। जो आगे चले गए होंगे वो सी के लिए सर रख रहे, वो सी ढूंढेगा। हम क्यों ढूंढे? हम तो वो अपने क्लोजिंग स्टॉक में ढूंढ रहे हैं कि जो ए का बचा रह गया है, और इसने जो है वैल्यू को हमारी बढ़ा दिया है, इन्फ्लेट करा हुआ है। तो हमने ढूंढा कि 6,300 रुपए क्या है? ये डिपार्टमेंट ए का जो क्लोजिंग स्टॉक में हिस्सा है, जो उनका इंटरनल ट्रांसफर आया था। अब अगला काम, क्योंकि डिपार्टमेंट, यहां तक बात क्लियर है सबको, तो हम आगे बढ़े भाई, नहीं फिर दिक्कत हो जाएगी। एक आध और भी कोई व्यक्ति रिस्पॉन्स कर सकता है, प्लीज क्विकली। क्विकली। ओके, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अगली बात आप लोगों के साथ ये करनी है, बिकॉज वी आर डीलिंग द पर्टिकुलर टॉपिक और द सब्जेक्ट विच गुड कवरेज एंड द डेप्थ स्टडी। आर यू रेडी और आर यू फीलिंग गुड विद दिस टाइप ऑफ स्टडीज? तो मैं ऐसे चलाऊं, वरना वो जैसे आपको पढ़ाने के और बहुत सारे तरीके, तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा हल्का कर सकता हूँ अगर आपको दिक्कत लग रही तो। लेकिन ये काम किए बेटा, सीख आप यहीं से पाएंगे, वरना नोट्स वाइज और इस तरीके से तो काम तो आपका सब हो जाएगा एग्जाम के हिसाब से। बट फॉर द फर्दर स्टडीज और बट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर, यू कैन से द आउटकम रिगार्डिंग द स्टडीज, यहीं पर कंसर्न करता है। तो पहले तो आपकी रिस्पॉन्स आती चाहिए, आपको कहीं ये ना लगने लग जाए यार ये चीज़ें बहुत टफ होती चली जा रही है। इफ यू आर फीलिंग टफ बिकॉज यू आर द कंज्यूमर, आई एम जस्ट द प्रोवाइडर, इफ यू आर फीलिंग टफ तो हम लोग थोड़ा इसको धीमा कर सकते हैं, पर वो फिर बताया नहीं जाएगा आपको। आर यू रेडी और कोपेबल? यस, ओके। चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो ये जो आपने ढूंढ लिया द शेयर ऑफ ए, अब शेयर ऑफ ए में आपको ये देखना है बेटा कि इस शेयर ऑफ ए में क्या प्रॉफिट है भाई। इस शेयर ऑफ ए में आपको बताया उसने कि डिपार्टमेंट ए ने जब डिपार्टमेंट बी को भेजा, ऐसे ही आसानी से लिख लेना अगर समझना है, तो 50% अबव कास्ट भेजा। एग्री? 50% अबव कास्ट भेजा। अब अगर उसने 50% अबव कॉस्ट भेजा है, बिकॉज, यहां तक की बात क्लियर हो गई, बिकॉज द क्लोजिंग स्टॉक, यू कैन से द फिनिश गुड्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। अगर डिपार्टमेंट बी फाइनल सेलेबल डिपार्टमेंट नहीं है, तो डिपार्टमेंट बी का जो क्लोजिंग स्टॉक बचा रह गया है वो तो उसका फाइनल आउटपुट है, वो आगे सी को ट्रांसफर करेगा। मतलब उनको जो कुछ भी करना था वो यहां तक कर चुके। तो अगर उन्होंने ये काम कर दिया है, नाउ अब आपको देखना क्या है कि अगर डिपार्टमेंट ए ने 50% बढ़त के साथ भेजा था, इफ द परचेज प्राइस, दिस इज द परचेज प्राइस, तो अगर ये हम एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि एफिशिएंसी गेज करने के लिए आपको जो आउटकम है उससे रिजल्ट को दिखाना पड़ेगा कि हाँ ऐसे काम हुआ है, तो ये रेवेन्यू के टर्म्स में रिटर्न्स हो सकते हैं। तो ये डिपार्टमेंट ए का ट्रांसफर तो आपने जान लिया कि 6,300 रुपए है जो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में शामिल है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक फाइनली आपका काम क्या करता है? वो करता है आपका प्रॉफिट ढूंढवाने में मदद करता है। तो जल्दी से आप फटाफट से देखना शुरू कर दीजिए कि प्रॉफिट जो अब ये 6,300 रुपए क्लोजिंग स्टॉक जो ए वाले हैं, ये इन्होंने हमको भेजे थे 50% बढ़ा के। तो अगर इन्होंने हमको 50% बढ़ा के भेजे थे, तो हमको कितना प्रॉफिट हो रहा होगा इस पे?
जल्दी बताइए, हमको कितना प्रॉफिट हो रहा होगा इस पे? या वो रेशियो बताइए जो सेल्स के अगेंस्ट बने। भाई उन्होंने तो मुझे बढ़ा के दे दिया, तो ट्रांसफर प्राइस क्या माना जाए? उन्होंने अपने हिसाब से तो 50% बढ़ा के दे दिया, तो मेरे लिए वो कितने का पड़ा? यस, ये कहाँ से वर्कआउट किया आपने? यस प्लीज स्लो, इसको लिख दो यार इसी पर अपने चैट पर, ये रेशियो जो वर्कआउट हुआ, फिर मैं डिस्कस कर देता हूँ तो क्लास को पूरे से समझ आ जाएगा अच्छे से। What type of ratio you have applied to work out this figure 4200, जो आपने अभी मुझे चैट पे लिख के दी? क्योंकि कई सारे लोगों को अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्या बात चल रही है। ये 50 आउट ऑफ 100। ओके, 50 आउट ऑफ 100 मीन्स 1/2। ये क्या कैसे हो गया, कैसे आ गया 4200? कैसे आया? देखो भाई, बिल्कुल सीधे सीधे बता दे रहा हूँ मैं क्या हुआ उसमें, कैसे किया आपने, दैट इज अप टू यू। ये जो मुझे मिला, बहुत ध्यान से सुनते जाना, मतलब अगर मैं डिपार्टमेंट भी हूँ तो मुझे अगर मिल रहा है तो 50% बढ़ के मिल रहा है, तो चीज की एक्चुअल कॉस्ट कितनी रही होगी? चीज की एक्चुअल कॉस्ट 100 रुपए अगर हम मान लेते रही होगी, तो मुझे कितने का पड़ा? 150 रुपए का। ठीक, मुझे कितने का पड़ा? 150 रुपए का। ठीक है, हाँ, ये जो आपने लिखा है, नाउ इट इज करेक्ट। अब मैं बिल्कुल इसको नॉर्मल टर्म्स में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मुझे कितने का पड़ा? 150 का। ठीक, यही तो बात होगी ना बेटा। अगर वो चीज़ 100 की है, जिसको ये एक्स की तरह लिख रहे हैं, तो मैं 100 बोल देता हूँ। अगर वो चीज़ 100 रुपए की है और 50% उन्होंने उसको बढ़ा के मुझे दिया, तो 100 की चीज़ मुझे कितने की मिली? 150 की। अब मुझे उसकी रियल कॉस्ट जाननी है, तभी तो सही बात पता चलेगी ना प्रॉफिट के कंसर्न में। तो अगर मुझे उसकी सही 100 रुपए जानने हैं कि 100 रुपए कैसे ढूंढे जाएं, मुझे तो 150 के मिले, तो मुझे ये तो पता है कि 50% अप्लाई हुआ है ऑन कॉस्ट, ये क्वेश्चन बता रहा है मुझको। तो 50% डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100। 100 ही अगर वो ट्रांसफर वैल्यू थी, तो 50% डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100। तो जैसे ही इस पर आप काम करोगे तो यू विल गेट द 33.33। ये रेशियो आपको मिल जाएगा, मीन्स 1/3। और जब 1/3 मतलब 1/3 का प्रॉफिट लेके वो मुझे ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है ना। उन्होंने अपने हिसाब से तो ऑन कॉस्ट बढ़ा दिया, मेरे लिए क्या हुआ? मेरे लिए हो गया 1/3। हमारे लिए वो 50% का प्रॉफिट नहीं है। इस प्रॉफिट में जो ये हमने अपने में लिख लिया है प्रॉफिट, इसमें 2100 रुपए इसके हैं, डिपार्टमेंट ए के हिस्से वाले से मुझे मिल रहे हैं, जो क्लोजिंग स्टॉक बचा रह गया है। देयर फोर प्रॉफिट फॉर द क्लोजिंग स्टॉक विच इज ट्रांसफर्ड बाई ए ₹3600। और जब आप इस पे ये फ्रैक्शन 1/3 अप्लाई करोगे, यू विल गेट 2100। ये बात क्लियर है कि इसको दोबारा दोहराना है? बिल्कुल अच्छे से पूछ लीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप, मुझे पता है। ये बात क्लियर है कि इसको दोबारा रिपीट करना है? जल्दी बेटा।
यस, क्लियर? एनी? शर्माना नहीं बच्चों, कोई भी। और आपके साथ तो मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी हो चुकी हैं, आपने नेचर मेरा अच्छे से देख लिया कि बताने में, 4 बार पूछने में मुझे अच्छा लगता है कि आप पूछे। इसमें कतई मत शर्माइए, फ्रीली आप पूछ सकते हैं। ओके सर, एक बार रिपीट कर दें। ओके, तो कोई भी चीज हमको जितने की मिल रही है, ठीक है ना, अब मुझे उसकी रियल कॉस्ट भी तो जाननी है ना बेटा, कि इसमें रियल कॉस्ट कितनी है। वरना हम क्या करेंगे कि अपना जो प्रॉफिट रेशियो है उस हिसाब से उसके ऊपर लगा देंगे ना प्रॉफिट खटाक से। अब ये जो 63,630 रुपए क्लोजिंग स्टॉक में बचे रह गए हैं मेरे पास, वो डिपार्टमेंट ए का ट्रांसफर था, यहां तक आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दैट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। अभी जो मुझे 6,300 मिल गए हैं, इसमें 50% उसने बढ़ा के दिया था। तो जब उसने 50% बढ़ा के दिया था, तो मतलब क्या हुआ कि वो चीज कितने की रही होगी, 4,200 की। मैंने आपको फ्रैक्शन बताया ना कि आपको कोई चीज अगर 100 की, 150 की मिल रही है, तो वही तो टोटल आउटपुट आ गया ना। तो जब वो टोटल आ गया है और प्रॉफिट है 50%, तो 50% आपका डिनोमिनेटर है। अगर 50% आपका डिनोमिनेटर है, प्रॉफिट का हिस्सा है, और 150 टोटल वैल्यू है, तो इसको आप डायरेक्ट भी अगर अप्लाई कर दोगे 6,300 पर, तो यू विल गेट द वैल्यू विच इज 2,100। यहां पर मैंने आपको फ्रैक्शन ढूंढवा दिया। वो इसलिए ढूंढवा दिया, फ्रैक्शन ढूंढवा दिया, वो इसलिए ढूंढवा दिया है क्योंकि कल को कोई भी जगह पर किसी भी तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाए, अगर परचेज से सेल्स के रिलेशन में आपको केवल प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया जाए, तो आप सेल्स के रेशियो अगेंस्ट में आप उसको परचेज को ढूंढ पाओ। इसलिए मैंने फ्रैक्शन में कैलकुलेट करा दिया। यहाँ तो 50 और 150 की फिगर है, ये कल को 10 और 110 की भी हो सकती है, 20 और 120 की भी हो सकती है। तो आप फ्रैक्शन जैसे ही ढूंढ पाएंगे, तो फ्रैक्शन को किसी भी वैल्यू पर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो 50 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100, इससे आपको वो फ्रैक्शन मिल जाएगा विच इज 33.33। या तो आप ऐसे कर लो, या अगर आपको वैल्यू ढूंढनी है कि जो मुझे मिला वो कितने का था, तो 100 डिवाइडेड बाई 150 कर लो। या अगर आपको प्रॉफिट ढूंढना है, तो 150 डिवाइडेड बाई 50 डिवाइडेड बाई 150 कर लो। तो आपको जो आपको सामान ट्रांसफर होके आया उसकी रियल कॉस्ट पता चल जाएगी। जो उन्होंने 50% बढ़ाए हैं उनको आपने हटा लिया अपनी भाषा में, उनकी भाषा में नहीं। उनकी भाषा में तो 50% ढूंढना आपके लिए सरदर्द हो जाएगा, क्योंकि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आपका अपना है, जिसमें आपकी डिपार्टमेंटल चीजें शामिल हो चुकी हैं। ठीक, तो आप उनकी गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस क्लोजिंग स्टॉक को ढूंढें और इस फ्रैक्शन वैल्यू से ढूंढ लें। तो अब आप देखोगे कि ये जो 6,300 रुपए हैं, इसमें क्या प्रॉफिट आपका बन रहा है, इसमें क्या प्रॉफिट का हिस्सा है, तो आप पाएंगे 2,100। ये अलग लिख के छोड़ दो अभी, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं डिपार्टमेंट सी के। तो डिपार्टमेंट सी में आप देखोगे कितना क्लोजिंग स्टॉक है, जल्दी से 8,000। अब 8,000 में पहले तो आपको काम करना है डिपार्टमेंट सी का। अगर आप डिपार्टमेंट सी का काम कर लोगे, तो फिर आपको काम करना है डिपार्टमेंट बी का, क्योंकि ये तो 2 चेन पीछे आएगा। क्योंकि सी के पास जो बचा रह गया होगा, उसमें डिपार्टमेंट बी का भी ट्रांसफर होगा अपना। ठीक, अपना स्टॉक प्लस उसके डिपार्टमेंट बी के अपने खर्चे, और साथ ही सी को जो ट्रांसफर मिला होगा उसमें वो वैल्यूज ऑफ स्टॉक भी इंक्लूडेड होंगी विच इज द पार्ट ऑफ इंटरनल ट्रांसफर ऑफ पी ए सॉरी। तो इन दोनों की लोडिंग को आपको कम करना होगा। तो डिपार्टमेंट सी के लिए 8,000 अगर प्रॉफिट है, और आपको क्वेश्चन बोलता है कि डिपार्टमेंट बी जो है वो 10% बढ़ा के बेचता है, आपको अब प्रॉफिट ढूंढना है 8,000 में। उस स्टॉक में
जो कि बी के हिस्से वाला है। तो जैसे इसमें आपने किया था, आप इस 8,000 पर 10/110 जैसे अप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 727 रुपये उस क्लोजिंग स्टॉक के हिस्से होंगे जो कि बी से ट्रांसफर होके आया है। एनी डाउट? एनी डाउट? नहीं। चलिए, तो ये आपको पता चल गया 727 8,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110। तो ये आपको कौन सा पता चल गया कि आपके पास जो है उसमें कितने प्रॉफिट का हिस्सा हो रहा है। अपलोडिंग ऑफ डिपार्टमेंट बी की आपने कम कर ली, लेकिन अब इसमें ए का भी तो हिस्सा शामिल होगा। उस अपलोडिंग को कम करने के लिए आप क्या करोगे, 8,000 माइनस 727। तो अब जो आपके पास स्टॉक बच रहा है उसमें जो बी की लोडिंग के कारण प्रॉफिट हो रहे थे वो आपने इस क्लोजिंग स्टॉक में से। अब इस पे वही फ्रैक्शन अप्लाई कर दीजिए जो स्टॉक को फाइंड आउट करने का था आपका ए वाला। वो फ्रैक्शन था 18,000 डिवाइडेड बाई 40,000। ठीक, तो अब इस स्टॉक में आपको ए का हिस्सा पता चल जाएगा, और जब ए का हिस्सा आपको पता चल जाएगा तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/3। तो आपको वो प्रॉफिट पता चल जाएगा जो ए के बचे हुए स्टॉक पर था। आर यू गेटिंग व्हाट आई हैव टेल्ड? जो मैंने बोला वो बात आप समझ रहे हैं, या ऐसे ही लिख लीजिए दोबारा, फिर उसका 1-2 मिनट मनन कर लीजिए, फिर पूछ लीजिए आप। दोबारा से दोहराता हूं मैं। सी के क्लोजिंग स्टॉक में डी की लोडिंग है, साथ ही साथ ए की भी लोडिंग है। ठीक, अब सी के स्टॉक में आप ये चीज देखें कि आपके पास जो भी है, तो आपको जल्दी से करना क्या है कि इसके सी के क्लोजिंग स्टॉक में आपको ए की लोडिंग को हटाना है और बी की लोडिंग को हटाना है। तो बी की लोडिंग को तो आपने डायरेक्टली हटा दिया, क्योंकि आपने कोई मटेरियल कंज्यूम किया ही नहीं था, कोई वेजेस आपकी थी ही नहीं, कुछ भी आपका था ही नहीं। ठीक, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में जो ये 8,000 रुपये बचे रह गए हैं, इसमें बी की ही तो खर्चे थे, आपका क्या था? तो आपने डायरेक्टली उनको सीधे बी ने जो 10% बढ़ा के आपको दिया है, क्वेश्चन देख लीजिए, वरना इसमें भी वही काम होता जो ए वाले में हुआ है कि अगर आपके अपने खर्चे शामिल होते तो आपको पहले बी का स्टॉक फाइंड आउट करना होता इस क्लोजिंग स्टॉक में। लेकिन इसमें आपका मटेरियल कंज्यूम कुछ है ही नहीं, लेबर कुछ है ही नहीं, केवल ओपनिंग स्टॉक ही आगे ट्रांसफर होके चला गया है। ठीक, मतलब कहने का ये है कि जैसा आपको ए से मिला, सॉरी बी से मिला अपने ओपनिंग स्टॉक के साथ, और ये ओपनिंग स्टॉक भी कैसा होगा, ये ओपनिंग स्टॉक भी वही होगा कि जो आपको नॉर्मली, मतलब आप डिपार्टमेंट का प्रोसीजर यही है कि आप कुछ करते वरते नहीं हो, जो बी से मिलता है उसी को आगे बढ़ा देते हो, यही तो फिगर शो कर रही है। तो आपको ओपनिंग स्टॉक पिछली बार का भी कुछ ऐसा ही रहा होगा, तो आपको केवल इसमें जो है वो बी की लोडिंग को घटा देना है। आपकी तो कोई लोडिंग है ही नहीं, तो आपको बी का तो स्टॉक फाइंड ही नहीं करना, वरना इसमें भी वही काम होता कि वो सारा टोटल आप लगाते हैं कि जो खर्चे डिपार्टमेंट सी कर रहा होता है, और उस टोटल में जो इंटरनल ट्रांसफ़र है वो न्यूमरेटर बनता, उसको आप स्टॉक से मल्टीप्लाई कराते, तब आपको पता चलता कि बी का हिस्सा कितना है इस स्टॉक में, फिर उस पर आप प्रॉफिट का रेशियो लगाते। पर यहाँ पर तो सी का कोई खर्चा ही नहीं है, तो कोई झगड़ा ही नहीं है, तो सीधे सीधे 10% जो ए बी ने बढ़ाया था वही रेशियो हम अप्लाई कर देते हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट। तो जब आप उसको अप्लाई करोगे तो वो रेशियो है 10 डिवाइडेड बाय 110, क्योंकि सी को बिल कितने पे रहा है, 110 पे। अगर 10 रुपए हैं प्रॉफिट के, तो कोई चीज किसी को कितने के मिलेगी, 110 की मिलेगी। तो 110 अगर हम मान लेते हैं कि उसका
डिनोमिनेटर हो गया तो 10 हो गया उसका न्यूमरेटर। ये फ्रैक्शन जब आप अप्लाई करोगे तो यू विल गेट द प्रॉफिट विच यू मे अर्न और यू हैव अर्न अगेंस्ट द क्लोजिंग स्टॉक विच इज ट्रांसफर्ड टू यू बाय पी। ठीक, तो ये आपको मिल जाएगा बेटा जब 8000 पे 10 डिवाइडेड बाय 110 करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 727 करके देख लीजिए। जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। हो गया? Yes, sir. ओके, तो अब इस प्रॉफिट में से अब आपको डिपार्टमेंट ए का भी तो प्रॉफिट ढूंढना है ना, कि उनका जो क्लोजिंग स्टॉक बचा रह गया है तो इस क्लोजिंग स्टॉक में जो सामान है उसमें वो अपना भी तो प्रॉफिट बढ़ा के आपको बताए होंगे, तो वो प्रॉफिट भी हटाया जाए। तो इस 8000 का जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें से पहले तो आप माइनस कर दीजिए ये प्रॉफिट जो बी के कारण हो रहा है 727। जो भी फिगर वर्कआउट हो जाए उसमें आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, द लोडिंग चार्जेस ऑफ डिपार्टमेंट ए। The loading charges of department A is 18,000 divided by 40,000. This is the loading charges of department A, जैसा कि आपने पहले किया था डिपार्टमेंट बी के साथ, क्योंकि सी की क्लोजिंग स्टॉक में ए का भी तो हिस्सा आ रहा होगा। तो आप उस लोडिंग चार्जेस को में आप पहले वो स्टॉक ढूंढ रहे हैं कौन सा जो ए का हो सकता है। लोडिंग चार्जेस बी के जैसे लोडिंग चार्ज के आप हटाओगे तो आपको पता चल जाएगा ए का स्टॉक कितना हो सकता है, क्योंकि ए का टोटल 40,000, उसमें उसने 18 पे जो किया उसी से तो फर्दर प्रोसेसिंग और फर्दर स्टॉक क्रिएट हुए होंगे। यस कि हुए होंगे। और बचा रह गया है मेरे पास अब 8,000। नहीं नहीं नहीं, 8 में से तो साहब 727 रुपए तो उसके भी हट चुके हैं, जो सी के और बी के बीच का लेन देन है। हाँ ये बात ठीक है। तो अब जो बचा रह गया है उस पर अब आप 18 इंटू 40, तब आपको क्या पता चलेगा, द स्टॉक वैल्यू विच इज रिमेनिंग विथ सी ऑफ ए, वो आपने जान ली। और सी ए जो भाई साहब हैं वो 1:3 के फ्रैक्शन में प्रॉफिट इससे ज़्यादा लेने नहीं देते हैं, अपना 50 लेते हैं, लेकिन जब उस फ्रैक्शन को आप ढूंढोगे तो मिलेगा 1:3 दूसरे के लिए। अपना तो ले रहे हैं 1:2 से 50% ऑन कॉस्ट। ठीक, तो अब इनके लिए इसमें प्रॉफिट कितना होगा, ये जो आपकी आई 8,000 माइनस 727 मल्टीप्लाई बाय 18,000 डिवाइडेड बाय 40,000। अब जो फिगर आई इस कैलकुलेशन के बाद दैट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 1/3 और मल्टीप्लाई बाय 33.33%। तो प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट ए का हिस्सा आपको पता चल जाएगा जो कि है 1,091 रुपए। ठीक, ओके, तो ये जो 1091 ये आया ए का निकल के। ठीक है, अब ये जो ए का प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि जब बी ने कैलकुलेट किया था उसमें भी ए का शामिल रहा होगा, और हमने ये 727 रुपए तो वर्कआउट करके हटाए हैं, इसका मतलब ये 727 ए का भी हिस्सा है। तो इस 727 को ए में भी जोड़ो तो ए का प्रॉफिट टोटल हो जाएगा 1091 प्लस 727 मतलब 1818। ठीक, सी का 727, ए का आपने वर्कआउट किया 1091 रुपीज, और एक जो शुरुआत में, अब टोटल ए का कितना प्रॉफिट बन जाएगा, क्योंकि ये जो आपके सी और बी इनके तो प्रॉफिट आपने अपने प्रॉफिट बैलेंसेस से तो कैलकुलेट कर ही दिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बी ने कोई खर्चे बढ़ाए ही नहीं थे अपने, तो अब आप सारा का सारा प्रॉफिट ढूंढ किसका रहे हो, ए का। तो ए को फर्स्ट लेवल पे कितना प्रॉफिट हुआ,
जो कि शामिल हो चुका है बी के हिस्से में, वो है 2100 रुपये। ध्यान से सुनते जाइए, वो कितना है? 2100 रुपये। सेकेंड लेवल पर जब वो सामान सी तक आ जाता है तो ए का हिस्सा कितना हो जाता है? 727 रुपये। और बी से जो सी को मिला उस स्टॉक पर ए का हिस्सा हो जाता है 1091 रुपये, 1091। तो ए का हिस्सा 8000 के क्लोजिंग स्टॉक में कितना बन जाएगा? 1818, 1118। दो ई का क्लोजिंग स्टॉक आपके लिए काम का है, जहां पर आपको ये सब करनी है कैलकुलेशन बी का और सी का। तो रियल है, प्रोसेसिंग तो बी सी लेवल पे हुई है। तो ए के प्रॉफिट्स के हिस्से इन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी एंड सी आपने ढूंढ लिए। तो द टोटल प्रॉफिट ऑफ ए इज एट द चेन लेवल 1 इज 2100। यस, ठीक लिख रहे हैं आप। एट द सेकेंड लेवल 1818। तो टोटल ए का प्रॉफिट बन गया 3119। अब इसकी आप पोस्टिंग कर दीजिए। तो ये जो आपको रिजर्व और ये सब निकल के आ रहा है ना, अनरियलाइज्ड, ये सब एडजस्ट हो जाएगी आपकी। चलिए, तो ये जो नेट लॉस आपके आ चुके हैं, तो इनको आप सॉरी ट्रांसफर करिए। तो नेट लॉस इन द टोटल कितना हुआ बेटा? नेट लॉस इन द टोटल 4000, ठीक ना, जो आपने पीछे काम किया था। अब आप किस चीज का एडजस्टमेंट कर रहे हो? प्रॉफिट अनरियलाइज्ड और रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये जो आपने काम किया, ये सब क्या है? ये भी तो प्रॉफिट अनरियलाइज था ए के लिए, इसको आपने अब रियलाइज कर लिया है। कोई चीज जिसका आप अनुभव ना कर पाए, जिसको प्राप्त ना कर पाए, दैट इज अनरियलाइज्ड। ए को पता ही नहीं था यार ये सारा भी मेरे प्रॉफिट का हिस्सा हो सकता है, आपने ढूंढ के बता दिया, देन इट इज रियलाइज्ड। ठीक। तो उसने बोला था आपको कि डिपार्टमेंट सी में 2000 का है अनरियलाइज्ड और डिपार्टमेंट बी में 1000 का है अनरियलाइज्ड। ठीक, तो ये पीछे से आ रहा होगा और प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है, मतलब क्या हो गया ये? जल्दी से, ये किस चीज का बैलेंस हो गया? लॉस है एक तरीके का, अनरियलाइज्ड है। तो इसकी पोस्टिंग कर दीजिए आप फर्दर। प्रॉफिट एंड लॉस जहां खत्म हो रहा है उसके नीचे, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर द पी एंड एल एडजस्टमेंट। वट एवर द नेट लॉस और नेट प्रॉफिट यू हैव फाइंड, अब उनका आप एडजस्टमेंट कर रहे हो। तो ये जो नेट लॉस है इनको आप इधर ले आइए लेफ्ट हैंड साइड पे, और इसके बाद आप इधर पोस्टिंग कर दीजिए फटाक से उन 3000 रुपए की। जो आपके लिए प्रॉफिट अनरियलाइज्ड रह गया है, दैट इज द प्रॉफिट, वो आपके लिए अनरियलाइज्ड है राइट हैंड साइड पर। अब ये जो आपने वर्कआउट किया है इसको डेबिट कर दीजिए। उसी कॉलम्स में नीचे जब आप इसको भी डेबिट कर दोगे तो फाइनल बैलेंस आपका कितना आ जाएगा? 7918। इधर जो आपका अनरियलाइज प्रॉफिट है इसका टोटल दोनों डिपार्टमेंट का मिला के 3000। तो बैलेंस क्या आपकी आ जाएगी? 4918। ओके, 4918। ये बैलेंस आपको फाइनली कहाँ ट्रांसफर करना होगा? पी एंड एल में। किसके? कंपनी के। अब आपको डिपार्टमेंट वाइज सबका अलग अलग
नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, सारे एडजस्टमेंट सब आपने कर लिया। उसके बाद इसको उठा के वहां ट्रांसफर कर दीजिए, सारी रिपोर्ट आपके पास है। अब क्लास का टाइम बेटा बहुत ओवर हो रहा है, तो जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसकी एक हिंट दे रहा हूँ। कल इसको जल्दी से डिस्कस करके, और कोशिश करेंगे हम लोग शुरुआत के 10-15 मिनट में डिस्कस करके खत्म कर दें और नया टॉपिक स्टार्ट कर दें, ब्रांच अकाउंटिंग। उसको देख के आइएगा आप। ठीक, इसमें कुछ चीजें आपको यूनिट वाइज दी हुई हैं, तो इसमें कैलकुलेशन आपके लिए ज़्यादा हो जाएगी। प्रॉफिट या जो भी है आपको यूनिट वाइज कैलकुलेट करना हो जाएगा। पर यूनिट कॉस्ट आप हर एक की निकालें, और पर यूनिट कॉस्ट के हिसाब से डेटा को आप फिट करें, वो खर्चे हो या सेल हो या प्रॉफिट हो और जो भी हो, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ये मेरी हिंट है आपको। ठीक, कोशिश करिएगा कल इसमें हम लोगों का 10 से 15 मिनट से ज़्यादा बर्बाद ना हो। वो तभी होगा जब आप घर से कुछ करके आएंगे। तो ओके, now my time of my next class is 11:05। तो आपको काफ़ी समय, आज 1-2 मिनट लग ही चुके हैं ज़्यादा। तो नाउ इट इज़ द टाइम टू लीव। जल्दी से अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप फटाक से पूछ सकते हैं विद इन few seconds. Is there any question? Is there any question? No. Is there any question? No. तो कल बच्चों इनको देख के आओ, फिर हम लोग कल की आगे बात करते हैं। ओके, वेरी नाइस मीटिंग।